students, welcome to your chemistry classroom, my YouTube channel Learn Chemi. I hope अब आप लोग लॉगरिथम और एंटी लॉगरिथम को यूज करना सीख गए होंगे and you people might be using those particular tricks those I taught you people in your numerical solving problems, right? तो चैप्टर को आगे बढ़ाएं. आज हम बात करने वाले हैं कोलिजन थ्योरी के बारे में. हमने ये वर्ड कोलिजन बहुत बार यूज किया. जब मैंने आपको कंसेप्ट ऑफ मॉलिक्युलरिटी बताया, आई वाज टेलिंग दैट इट्स वेरी रेयर दैट मोर देन 2 और उसके भी बाद मोर देन 3 मॉलिक्यूल्स दे आर कोलाइडिंग विद वन अनदर, बिकॉज बिफोर द कन्वर्जन ऑफ रिएक्टेंट इनटू प्रोडक्ट, रिएक्टेंट को प्रोडक्ट में बदलना है, दे हैव टू कोलाइड विद वन अनदर. कोलिजन होगा, ओल्ड बॉन्ड्स ब्रेक करेंगे, न्यू बॉन्ड्स की फॉर्मेशन होगी एंड देन देयर विल बी कन्वर्जन ऑफ रिएक्टेंट्स टू द प्रोडक्ट. ओके, तो वो थ्योरी के पॉइंट्स क्या हैं? कोलाइड करेंगे, एकदम से थोड़े ना प्रोडक्ट बन जाएंगे. ऐसे कौन से फैक्टर्स हैं जो इसको गवर्न करते हैं, राइट? तो हियर वी आर हैविंग योर 1 mark क्वेश्चन. Who gave collision theory? It was given by Max Strauss and William Lewis in 1916 to 1918. Both scientists, they were working on the same concept, that was collision theory. They were studying the rates of reaction on the basis of collision. Whatever factors they were associated with collision, there were number of experiments by both the scientists, and after that they put forward their generalizations after a huge work for the 2 years. So it was given by Max Strauss and William Lewis in 1916 to 18. Okay. अब इसके अंदर हम कुछ एक definitions, कुछ एक words को बार बार यूज करेंगे. Let's find out. First, what is collision frequency? देखो, जब फ्रीक्वेंसी की बात आती है हम उसमें टाइम को जरूर कंसीडर करते हैं. Number of wavelengths passing through a given point in 1 second, that is frequency. रेडिएशन की फ्रीक्वेंसी. तो कोलिजन की फ्रीक्वेंसी क्या होगी? नंबर ऑफ कोलिजन्स दैट टेक पार्ट इन 1 second पर यूनिट वॉल्यूम. हमने जो कंटेनर लिया, जो टेस्ट ट्यूब ली, जिसके अंदर वो रिएक्शन हो रही है, ये पूरा हमारे पास बड़ा कंटेनर है और इसका वॉल्यूम है 10 सेंटीमीटर क्यूब. मुझे चाहिए 1, इतना सा एरिया. 1 सेंटीमीटर क्यूब के अंदर नंबर ऑफ कोलिजन कितने हैं 1 सेकंड के अंदर? इन 1 सेकंड, दैट विल बी कॉल्ड फ्रीक्वेंसी, राइट? नंबर ऑफ कोलिजन्स पर सेकंड पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ द रिएक्शन मिक्सचर. जो भी हमने मिक्सचर लिया, 2 रिएक्टेंट थे या 4 रिएक्टेंट थे 1 सेंटीमीटर क्यूब के अंदर. हाँ, अगर ज्यादा लार्ज है तो 1 मीटर क्यूब के अंदर. तो 1 यूनिट वॉल्यूम, दैट इज कॉल्ड कोलिजन फ्रीक्वेंसी. ओके, अब देखिए ये थ्योरी किस पे बेस्ड है? दिस थ्योरी इज बेस्ड अपॉन काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस. अगेन 1 mark question. What is the base of collision theory, or collision theory is based upon which theory? And this is kinetic theory of gases. And you might remember its points you have read in +1 class, states of matter. उसमें collision से related कौन सा point था? That molecules of gas, they are colliding with one another and also on the wall of container. Clear? The collisions on wall of container are responsible for pressure of gas, right? फिर उसमें एक पॉइंट आता है that these collisions are perfectly elastic. What does it mean? एक मॉलिक्यूल की एनर्जी है 100, दूसरे मॉलिक्यूल की एनर्जी है 200, राइट? अब इलास्टिक का मतलब, हम ये जो मॉलिक्यूल है रिएक्टेंट के या गैस के, वी कंसिडर देम एज स्फेरिकल बॉल्स. स्फेरिकल बॉल की तरह है, इसीलिए हम उसको राउंड ही बनाते हैं. दैट दीज बॉल्स आर स्ट्राइकिंग विद वन अनदर, है ना?
आप लोग जैसे टेनिस की बॉल्स ले लीजिए या फुटबॉल्स ले लीजिए, आपस में उनको टकराते जाइए तो दैट विल गिव कोलिजन ऑफ मॉलिक्यूल्स सिफेरिकल इन शेप। तो परफेक्टली इलास्टिक का मतलब कि ये जब आपस में टकराते हैं तो ऐसा नहीं होता कि एक की शेप वहां से टूट जाती है, नहीं। अगर ये जोर से इसमें बजा तो ये थोड़ी देर के लिए इसका साइज थोड़ा सा अंदर को प्रेस हुआ, फिर अपनी जगह पे वापस इलास्टिक, रीगेन इट्स शेप। इसकी एनर्जी थी 100, इसकी थी 200। जब टक्कर लगेगी देयर विल बी लॉस ऑफ एनर्जी, है ना। कभी करके देखना, अपने फ्रेंड को बोला तो उधर से भाग के आ, मैं इधर से आता हूं, टक्कर लगाना जरा। पहली टक्कर में तो तारे दिख जाएंगे, फिर दूसरी टक्कर लगाना, सूरज भी दिख जाएगा, तीसरी टक्कर लगाओगे तो जितने बार कोलिजन करते जाओगे एनर्जी लॉस 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 होती जाएगी, राइट। तो अल्टीमेटली दोनों ही बेहोश होकर गिर जाओगे। जब इतनी बार कोलाइड करेंगे आप एक दूसरे के हेड आपस में तो अल्टीमेटली फेंट हो जाओगे। मींस देयर इज लॉस ऑफ एनर्जी ऑन एवरी कोलिजन। लेकिन काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस क्या कहती है? देयर इज नो लॉस ऑफ एनर्जी, देयर इज रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एनर्जी। अगर काइनेटिक थ्योरी इलास्टिक या रीडिस्ट्रीब्यूशन की बात नहीं करती है तो क्या होता? हमारे एटमॉस्फेयर में डिफरेंट डिफरेंट गैसेज हैं, सबसे ज्यादा क्वांटिटी नाइट्रोजन की, है ना। नाइट्रोजन के मॉलिक्यूल आपस में टकराए, एनर्जी लॉस, टकराए, एनर्जी लॉस, टकराए, एनर्जी लॉस। ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल्स टकरा रहे हैं, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन के मॉलिक्यूल्स टकरा रहे हैं, एंड विद एवरी कोलिजन देयर इज लॉस ऑफ एनर्जी। अल्टीमेटली क्या होगा? गैसेज ग्रेविटेशन की वजह से अर्थ के ऊपर सेटल हो जाएंगी, जमीन पे सेटल हो जाएंगी, है ना। आप चलेंगे तो जैसे होता है ना कीचड़ में पैर धंसते हैं, तो कहीं नाइट्रोजन में आपका पैर धंस जाएगा, कहीं ऑक्सीजन में। ऐसा कभी हुआ क्या? नहीं होता है, बिकॉज दोज कोलिजन्स आर परफेक्टली इलास्टिक, देयर इज ऑलवेज रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एनर्जी। एक 100 और एक 200 वाला जब आपस में टकराएंगे, पॉसिबिलिटी इज कि दोनों की एनर्जी 150 हो जाए। एक 200 वाला जब 50 वाले से टकराएगा, पॉसिबिलिटी इज इसकी 100 हो जाए और इसकी 150 हो जाए। तो देयर इज रीडिस्ट्रीब्यूशन। तो इससे क्या होता है? ज्यादा एनर्जी वाला जब लो से टकराता है तो लो वाले की एनर्जी बढ़ जाती है, इट विल इंक्रीज, इसकी एनर्जी बढ़ जाएगी, ठीक है। ज्यादा वाला जब लो से टकराता है तो इसकी घट जाएगी। तो उससे क्या होगा? जितनी बार वो टकराएंगे ना, तो जिन मॉलिक्यूल्स की एनर्जी बहुत कम थी उनको भी एनर्जी मिल जाएगी टू ब्रिंग अबाउट द रिएक्शन, राइट। तो कोलिजन फ्रीक्वेंसी सबको समझ में आ गई, एंड इट इज बेस्ड अपॉन काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस। अब आपस में कोलाइड करते जा रहे हैं, करते जा रहे हैं, करते जा रहे हैं, तो इसका मतलब हमारे पास तो बहुत सारा प्रोडक्ट हो जाना चाहिए। लेकिन ऐसा नहीं होता है, हर कोलिजन से प्रोडक्ट नहीं बनता, राइट। आप सबने बॉक्सिंग का मैच देखा होगा, है ना। बॉक्सिंग का मैच देखा होगा, चलिए छोड़िए, बॉक्सिंग बहुत कम देखते होंगे। रेसलिंग, दंगल मूवी देखी होगी, है ना। तो उसमें आमिर खान अपनी बेटी को सिखाता है, आमिर खान नहीं बोलूंगी, दैट इज बायोपिक, रियली वो जो पहलवान है वो गीता फोगाट को सिखाते हैं दैट जब आप इंटरनेशनल स्टेज के ऊपर रेसलिंग के लिए जाते हो तो वहां पे पॉइंट्स हैं, वो जो सर्कल लगाया हुआ है ना, इस सर्कल के आगे तक आप ले जाते हो तो आपको इतने पॉइंट्स मिलेंगे, सर्कल के बाहर तक ले जाते हो तो आपको इतने पॉइंट्स मिलेंगे। तो पॉइंट डिफेंसिव या ऑफेंसिव होके जो भी आपने पॉइंट्स लेने हैं, फोकस करना है पॉइंट्स गेन करने पर, ठीक है। तो उसी तरीके से अब पहलवान जो भी हैं, ये तो मैं गीता फोगाट की एग्जांपल दे रही थी क्योंकि मूवीज आपने देखी होती है मैक्सिमम, तो हर दाव पेश लगाते हैं ना, हर मूव का नंबर नहीं मिलता है। कितनी बार जो रेसलर्स हैं वो सामने आते हैं, एक दूसरे को पकड़ते हैं, लेकिन किसी भी दोनों में से किसी भी कैंडिडेट को नंबर नहीं मिलता है। क्यों? दाव पेच सही नहीं लगा। They are colliding with one another. They are having collision frequency, but not effective collision. Effective collision कौन होगा? 10 बार उन्होंने एक दूसरे को आके पकड़ा, but एक मूव प्रॉपर लगा, जो दाव लगना चाहिए था, जिसका नंबर मिल सकता है, उसी का नंबर मिलेगा।
तो 10 बार कोशिश की, उसमें से एक बार नंबर मिला, मतलब कोलिजन फ्रीक्वेंसी तो क्या थी उसकी 10, लेकिन 10 में से एक क्या बना, इफेक्टिव कोलिजन। गॉट माय पॉइंट? इफेक्टिव कोलिजन विच एक्चुअली ब्रिंग अबाउट द रिएक्शन। रिएक्टेंट आपस में टकराए जा रहे हैं, लेकिन उनके कोलिजन फ्रीक्वेंसी में से, नंबर ऑफ कोलिजन्स में से बहुत कम ऐसे होंगे जिनकी वजह से सच में प्रोडक्ट बनता है। एंड दीज इफेक्टिव कोलिजन्स, दीज आर रिस्पॉन्सिबल फॉर केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन कब होता है? जब रिएक्टेंट प्रोडक्ट में बदल जाता है, तो वो इफेक्टिव कोलिजन्स होते हैं जिसकी वजह से रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट होता है। तो आप लोग समझ गए होंगे कोलिजन फ्रीक्वेंसी एंड इफेक्टिव कोलिजन्स, राइट? ओके, नाउ इफेक्टिव कोलिजन्स, ये तो जो कोलाइड करने के लिए हमारे पास अलग अलग जो डेफिनेशंस थी, मैंने उसके बारे में आप लोगों से बात की। ओके, अभी मैं थ्योरी के पॉइंट्स नहीं बता रही हूं कि कोलिजन थ्योरी के पॉइंट्स क्या हैं, वो हम बाद में करेंगे, लेकिन इसको पहले समझते हैं। ओके, देयर आर टू बैरियर्स, दो बैरियर क्रॉस करने पड़ेंगे। बैरियर्स इन कोलिजन, जो मॉलिक्यूल्स आपस में कोलाइड कर रहे हैं उनमें कौन कौन से बैरियर्स हैं, ठीक है? बैरियर्स इन कोलिजन और बैरियर्स टू द रिएक्शन, राइट? बैरियर्स टू द रिएक्शन, बैरियर क्या है? हम कोविड का एग्जांपल लेते हैं। लॉकडाउन चला हुआ है, अनलॉक स्टार्ट हो गया, ठीक? और कुछ एक रूल इस तरह से आ गए, अगर आपको एक जगह से, एक स्टेट से दूसरी स्टेट में जाना है, चाहे वो ऑफिशियल वर्क के लिए जा रहे हो आप, तो पहला बैरियर क्या है? आपको इंटरस्टेट पास चाहिए, राइट? इंटरस्टेट पास चाहिए। गवर्नमेंट की गाइडलाइंस आती रहती हैं, आपको भी ध्यान होना चाहिए। एक तो हो गया इंटरस्टेट पास, वो आपकी लोकल अथॉरिटी एसडीएम या डीसी से इशू होगा। पहला बैरियर, आप जाना चाहते हो यहां से अपने कोई भी पड़ोसी स्टेट में, अपनी स्टेट में प्रॉब्लम नहीं है, पहले थी ना, एक डिस्ट्रिक्ट से दूसरे डिस्ट्रिक्ट में भी नहीं जा सकते थे, अपने एरिया से बाहर भी नहीं जा सकते थे, लेकिन अब मैं अनलॉक का एग्जांपल दे रही हूं। तो पहला आपको पास चाहिए। दूसरा, वो आपका मेडिकल सर्टिफिकेट मांगेंगे कि क्या आपका कोविड टेस्ट, और वो कोविड टेस्ट आपका रिसेंट होना चाहिए, राइट? रिसेंट कोविड टेस्ट, कि अगर आपने कल जाना है तो आपको जो टेस्ट के लिए 2 दिन लग जाते हैं ना, आज सैंपल जाएगा, नेक्स्ट डे तक आपके पास रिपोर्ट पहुंचेगी, तो आपको 2 दिन एडवांस लेना पड़ेगा। मतलब आपकी रिपोर्ट अगर आज की है तो आप बिना किसी डर के दूसरी स्टेट में जा सकते हैं विद दैट मेडिकल सर्टिफिकेट कि मैं प्रॉपर हूं, आप जिसके पास विजिट करने जा रहे हैं, आई नीड नॉट टू बी क्वारंटाइन, मुझे क्वारंटाइन मत कीजिए क्योंकि मैं टेस्ट करवा के आया हूं। तो ये 2 बैरियर है, एक आपका मेडिकल सर्टिफिकेट, दूसरा पास। पास के बिना भी नहीं जा सकते और मेडिकल सर्टिफिकेट के बिना भी नहीं जा सकते, राइट? ये जानकारी भी जरूरी है। तो अब केमिकल रिएक्शन के अंदर ये बैरियर कौन से हैं? किसी भी केमिकल रिएक्शन को कंप्लीट होने के लिए पहला बैरियर, दैट इज एनर्जी, एनर्जी बैरियर, एंड सेकेंड इज ओरिएंटेशन, ओरिएंटेशन बैरियर, राइट? 2 बैरियर। पहले बैरियर की बात करते हैं, ठीक है? इसको मैं दोबारा से लिखूंगी। पहले मैं एनर्जी बैरियर की बात करती हूं। ये है मेरे पास किसी भी केमिकल रिएक्शन का, इस तरफ है एनर्जी और इधर हमारे पास आ गया रेट ऑफ रिएक्शन, ठीक है? मैंने एक्सोथर्मिक रिएक्शन का एग्जांपल लिया। दिस इज एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट, दिस इज एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट, राइट? तो ये एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट, एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट, राइट? तो डेल्टा एच किसके बराबर होगी? ई प्रोडक्ट माइनस ई रिएक्टेंट। तो आप देखिए माइनस आएगा ना, प्रोडक्ट कम है, रिएक्टेंट ज्यादा है। अब ये रिएक्टेंट की इतनी एनर्जी थी, ये आपस में टकराते गए,
फिर हम लोगों को इसको टेम्परेचर भी देना पड़ा, क्योंकि रिएक्टेंट के बॉन्ड यहीं नहीं टूटेंगे, उन बॉन्ड्स को टूटने के लिए इतनी एनर्जी चाहिए, ठीक है ना। बॉन्ड अपने आप नहीं टूटेंगे, उनको टूटने के लिए इतनी एनर्जी चाहिए, ठीक, ओके। अब यहां तक कैसे पहुंचे, ये लीजिए, एक्स्ट्रा एनर्जी दे दी, और इस एक्स्ट्रा एनर्जी को हमने क्यों दिया, रिएक्टेंट को एक्टिवेट करने के लिए, कि एक्टिव हो जाओ। एक्टिवेट किया मीन्स उनको एक्टिव कर दिया, ठीक, मस्त पड़े हुए थे, लेकिन हमें केमिकल रिएक्शन चाहिए, तो वी एक्टिवेटेड द रिएक्टेंट्स। अब ये जो पीक है ना, दिस पीक, दिस इज नोन एज ETH, मीन्स थ्रेशोल्ड एनर्जी। इस एनर्जी को बोलते हैं थ्रेशोल्ड एनर्जी, और ये वो एनर्जी है विच रिएक्टेंट्स मस्ट हैव in order to cross this energy barrier and get converted into product। जैसे ही यहां तक एनर्जी पहुंचेगी, रिएक्टेंट के बॉन्ड टूटेंगे, प्रोडक्ट के बॉन्ड्स बनने शुरू हो जाएंगे। बॉन्ड को तोड़ने के लिए एनर्जी लगानी पड़ती है, एनर्जी इज यूज्ड टू ब्रेक अ बॉन्ड एंड एनर्जी इज रिलीज्ड ड्यूरिंग द बॉन्ड फॉर्मेशन, ठीक है। तो थ्रेशोल्ड एनर्जी, दैट इज मिनिमम amount of energy to cross energy barrier to bring about the reaction, to bring about the reaction, ठीक है। ये नोट्स में भेज दूंगी आप लोगों को, to bring about the reaction। तो ये एनर्जी होनी चाहिए। अब मैंने पहले भी आपको एग्जांपल दिया था, आपको यहां से अपने नियर बाय सिटी में जाना है, आपको यहां से पठानकोट जाना है, राइट, और पठानकोट जाने के लिए आप बस में ट्रेवल कर रहे हो, और आपका बस का जो फेयर है, बस का जो किराया है, दैट इज 80 रुपीज। 80 रुपीज चाहिए आपको यहां से पठानकोट जाने के लिए, वापिस भी आना है, ठीक है। तो 80 + 80 160, तो वो 160 रुपीज, दैट इज थ्रेशोल्ड एनर्जी। कम से कम आपकी पॉकेट में 160 रुपीज होने चाहिए, तभी आप पठानकोट जाके वापस आ सकते हो, ठीक। उससे ज्यादा होंगे नो प्रॉब्लम, कुछ खा लेंगे, फ्रूट खा लेंगे, है ना। ज्यादा हो जाएंगे नो प्रॉब्लम, मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी थ्रेशोल्ड के बराबर होना चाहिए। और जिन रिएक्टेंट्स के पास इतनी एनर्जी नहीं होती, एक्टिवेशन देने के बाद भी वो रिएक्टेंट्स प्रोडक्ट में कन्वर्ट नहीं होते। गॉट माय पॉइंट। तो इट वाज एनर्जी बैरियर। तो ये बैरियर है जिसको क्रॉस करना है, ठीक है। लगे होते हैं ना बैरियर, जगह जगह होता है, कोई पुलिस का चेक पोस्ट होती है, कोई कुछ होती है, तो ये एनर्जी का चेक पोस्ट है रिएक्टेंट्स के लिए, ठीक है। यहां पे पुलिस अंकल बैठे हैं, है ना, पुलिस अंकल बैठे हैं, तो ये इसको क्रॉस नहीं करने देंगे अगर इसकी एनर्जी इसके बराबर नहीं होगी। ये यहां तक पहुंच ही नहीं पाएगा अगर इसको एनर्जी नहीं मिलेगी ना, इतनी एनर्जी है, पैसे कम है इसके पास, फिर क्या करता है, अपने फ्रेंड से लेता है ना, एडिशनल एक्स्ट्रा पैसे। पापा ने नहीं दिए ज्यादा, 160 चाहिए थे, 100 है मेरे पास, 60 कम है, तो वो एक्टिवेशन बाहर से मिलेगा उसको, किसी फ्रेंड से, या आपकी मम्मा दे देंगे, तो तब आप क्रॉस कर पाओगे, ठीक है। ये था एनर्जी बैरियर। तो जिनके पास इतनी एनर्जी होगी वो क्रॉस कर जाएंगे, जिनके पास नहीं होगी वो रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट नहीं होंगे। अब सेकंड, दैट इज ओरिएंटेशन, ओरिएंटेशन बैरियर। ओके, अब मैं फिर से एग्जांपल लूंगी रेसलिंग का। एक रेसलर ने प्रॉपर मूव लिया, ठीक है, और मान लीजिए कि मुंह के ऊपर पंच लगना चाहिए था या पेट पे लगना चाहिए था, वेरावर जिसका पॉइंट मिल सकता था, लेकिन इसने तो मूव दिया, सामने वाला बंदा वहां से हट गया, ठीक है। तो उसकी ओरिएंटेशन नहीं थी प्रॉपर, दे वर नॉट प्रॉपरली ओरिएंटेड, तो पंच मिस हो गया, नंबर नहीं मिलेगा। उसी तरीके से अब रिएक्टेंट्स को हम गैसियस फॉर्म के अंदर कंसीडर करते हैं, सॉलिड तो आपस में कोलाइड नहीं करेंगे ना,
काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस के ऊपर बेस्ड है, वी हैव कंसिडर्ड देम, एज्यूम्ड, हम मानकर चल रहे हैं कि वो गैशियस स्फीयर्स हैं, दे आर स्ट्राइकिंग, दे आर कोलाइडिंग विद वन अनदर, राइट। ओरिएंटेशन बैरियर, सिर्फ कोलिजन फ्रीक्वेंसी ही जरूरी नहीं होती कि वो टकराते रहें, टकराने के लिए प्रॉपर एनर्जी चाहिए, जोर से टकराएंगे तभी प्रोडक्ट बनेगा, है ना। एक इधर से आया, एक इधर से आया, धीरे से आके ऐसे टकरा गए, एनर्जी का लॉस नहीं होगा। तो प्रॉपर एनर्जी के साथ टकराएंगे तब बॉन्ड्स टूटेंगे, तब रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एनर्जी होगा। तो ओरिएंटेशन को मैं अगर आपको एक्सप्लेन करूं, मैं एक एग्जांपल ले लेती हूं। मेरे पास है NO2 प्लस कार्बन मोनोऑक्साइड और ये बन जाएगा NO प्लस CO2। NO2 प्लस कार्बन मोनोऑक्साइड और ये बन जाएगा NO प्लस CO2। अब देखें इनका स्ट्रक्चर क्या क्या होता है, ठीक है। अगर मैं इसको रिप्रेजेंट करूं तो नाइट्रोजन ऐसे होगी, N, एक O इधर, एक O इधर, ठीक है, ऐसे ही होता ना, N डबल बॉन्ड O एंड कोऑर्डिनेट बॉन्ड विद ऑक्सीजन, यही होता है। तो इसको मैंने ऐसे शो कर दिया कि नाइट्रोजन सेंटर में, एक ऑक्सीजन इधर और एक ऑक्सीजन इधर, क्योंकि NO2 ऐसा तो कभी हो ही नहीं सकता। दिस इज नॉट NO2, स्ट्रक्चर ऑफ NO2, दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ NO2, ठीक है। NO2 का स्ट्रक्चर क्या है, N डबल बॉन्ड O कोऑर्डिनेट बॉन्ड ऑक्सीजन। हम इसको इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं। चलिए मैं इनको खोल के लिख देती हूँ, ओके, फिर स्ट्रक्चर बनाते हैं। तो मेरे पास जो एग्जाम्पल है, आई नीड मोर स्पेस, NO2 प्लस CO और ये बन जाएगा NO प्लस CO2। NO2 का स्ट्रक्चर N डबल बॉन्ड O कोऑर्डिनेट बॉन्ड ऑक्सीजन, कार्बन मोनोऑक्साइड C ट्रिपल बॉन्ड O, NO N ट्रिपल बॉन्ड O, CO2 C डबल बॉन्ड O C डबल बॉन्ड O। यही स्ट्रक्चर बनाते हैं आप लोग, ठीक है। अब मैं इसको बॉन्ड्स को हटाकर नाइट्रोजन को मैंने ऐसे लिख दिया, N, एक ऑक्सीजन इधर, एक ऑक्सीजन इधर। कार्बन मोनोऑक्साइड, ये दो हैं, दो सफियर जोड़ दिए, कार्बन एंड ऑक्सीजन। नाइट्रिक ऑक्साइड, दो सफियर जोड़ दिए, N एंड O। कार्बन डाइऑक्साइड, तीन सफियर, कार्बन ऑक्सीजन ऑक्सीजन। क्लियर, ऐसा ही होगा ना। अब देखो ये है CO, CO2 बनने के लिए इस कार्बन के सामने इसके साथ क्या लगना चाहिए, ऑक्सीजन, ठीक है। इसको, इस ऑक्सीजन को कार्बन के सामने जाना है, तब हमारे पास जो है वो प्रोडक्ट प्रॉपर आएगा, ठीक। अब देखते हैं ये किस किस तरीके से आपस में टकरा सकते हैं। ओके, ये रहा O N O, ये मॉलिक्यूल इधर से आया और इधर से कार्बन और ऑक्सीजन, मैंने ऐसे लिखा है इसको CO, क्योंकि गैशियस है, कैसे भी फ्लिप कर सकता है। इधर से ये आया। अब आप मेरे को बताओ क्या इसमें प्रोडक्ट बन सकता है? यहां तो COO आ रहा है, जबकि प्रोडक्ट के लिए क्या चाहिए, COO, तो रिएक्शन नहीं होगा। ओके, और देखते हैं। अब मैंने क्या किया, ये रही ऑक्सीजन, ये रहा नाइट्रोजन, एक ऑक्सीजन इधर, एक ऑक्सीजन इधर। अब नाइट्रोजन सामने आया और इधर से ऑक्सीजन ही है, बताओ प्रोडक्ट बनेगा क्या? आपको चाहिए NO प्लस OCO, लेकिन यहां N के सामने कौन आ रहा है, O, बॉन्ड नहीं ना बन रहा प्रॉपर, तो देयर विल बी नो फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट। ओके, और देख लेते हैं। हमारे पास N O O, ठीक, इधर से आई ऑक्सीजन, ये रहा N O O,
इधर से नाइट्रोजन और इसको फ्लिप कर लेते हैं, ये रहा कार्बन और ये रही ऑक्सीजन, तब भी प्रोडक्ट नहीं आएगा। ओके, एक और देखते हैं, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, ऑक्सीजन और इधर ऑक्सीजन एंड कार्बन। अब देखिए, इधर से ऑक्सीजन, इधर से कार्बन, जैसे ही ये इसके साथ जुड़ेगा तो क्या बन जाएगा, देखिए ये हट गया, पीछे क्या बचा, O N प्लस OCO बन गया, जो हमारा रिक्वायर्ड प्रोडक्ट था। तो यहां पे प्रोडक्ट बन गया। ये टोटल 4 बार टकराए, कोलिजन फ्रीक्वेंसी 4, और उसमें 3 कोलिजन्स ऐसे हैं जिनकी वजह से प्रोडक्ट नहीं बना। प्रोडक्ट किसकी वजह से बना, 4th वाले की वजह से। तो दिस इज कॉल्ड इफेक्टिव कोलिजन, इसको आप बोलेंगे इफेक्टिव कोलिजन। एनर्जी बैरियर की बात हम पहले कर ली, एनर्जी प्रॉपर है, लेकिन एनर्जी के साथ साथ इनकी ओरिएंटेशन भी प्रॉपर है। जैसे दोनों को आमने सामने आना चाहिए था, वैसे ही सामने आएंगे, टकराएंगे और प्रोडक्ट बन जाएगा। कोलिजन फ्रीक्वेंसी हमेशा ज्यादा होती है, इफेक्टिव कोलिजन्स कम होते हैं। अब अगर मैं यहां देखूं तो 3 आउट ऑफ 4 मींस 75% लॉस, ओनली 25% इज इफेक्टिव कोलिजन। तो 100 बार टकराएंगे तो उसमें से 25 कोलिजन ऐसे होंगे जिसकी वजह से सच में प्रोडक्ट बनेगा, सही में प्रोडक्ट बनेगा। बाकी कोलिजन्स क्या है, वेस्ट। जैसे बॉक्सिंग के मैच में पंच पे पंच, पंच पे पंच, बट पॉइंट किसका मिलेगा, इफेक्टिव कोलिजन का, राइट। तो यहां पे भी केमिकल रिएक्शन में दे आर स्ट्राइकिंग विद वन अनदर, लेकिन ओरिएंटेशन प्रॉपर होनी चाहिए। इफेक्टिव कोलिजन्स कम क्यों होते हैं, आपके माइंड में आ रहा होगा। दीज आर गैशियस मॉलिक्यूल्स, और गैस के मॉलिक्यूल 3 डायमेंशन में फ्लिप करते रहते हैं। तो ऐसे थोड़ी ना कि एक ने इसको पकड़ लिया, दूसरे ने इसको पकड़ लिया, अरे भाई इनको सामने लेके आओ, नहीं मानते हैं, अपने आप रिएक्शन होगा, ठीक है। तो वो एनर्जी दे सकते हो आप कोलिजन्स को बढ़ाने के लिए, यू कैन रेज द टेम्परेचर। और जो 2 बैरियर्स की मैं बात कर रही हूं, एनर्जी उतनी चाहिए, और एनर्जी के बाद देयर शुड बी प्रॉपर ओरिएंटेशन। ऐसे थोड़ी ना उनको टकरे लगवाते जाओ प्रोडक्ट बन जाएगा, नहीं बनेगा। देयर शुड बी प्रॉपर ओरिएंटेशन ऑफ द कोलाइडिंग मॉलिक्यूल्स, तभी प्रोडक्ट बनेगा, ठीक है। तो ये थी कोलिजन थ्योरी के अंदर ओरिएंटेशन बैरियर। तो सबने देख भी लिया होगा, आई विल सेंड नोट्स ऑल्सो। अब हम बात करते हैं कोलिजन थ्योरी के मेन पॉइंट्स क्या हैं, ठीक है। हियर आर main points of collision theory. For a reaction to occur, there must be collision between the reacting species. हम पहले बात कर चुके हैं, it's just a compilation, जो हमने अभी बात की ना, ये उसी को हम कंपाइल कर रहे हैं। Only a certain fraction of total number of collisions are effective in forming the product. टकराते हैं, लेकिन हर कोलिजन से प्रोडक्ट नहीं बनता, ओनली अ सर्टेन फ्रैक्शन। और आपको पता है उस सर्टेन फ्रैक्शन को क्या बोलते हैं, दोज आर इफेक्टिव कोलिजन्स। फॉर इफेक्टिव कोलिजन्स, इफेक्टिव इन फॉर्मिंग द प्रोडक्ट, दैट इज इफेक्टिव कोलिजन्स, राइट। फॉर इफेक्टिव कोलिजन्स द मॉलिक्यूल्स मस्ट पोजेस व्हाट, सफिशिएंट एनर्जी एंड प्रॉपर ओरिएंटेशन। एनर्जी प्रॉपर है, लेकिन मॉलिक्यूल्स दोज आर नॉट प्रॉपरली ओरिएंटेड, तो प्रोडक्ट बनेगा ही नहीं। तो दे मस्ट पोजेस सफिशिएंट एनर्जी एज वेल एज ओरिएंटेशन, दोनों चीजें। अब रेट ऑफ रिएक्शन किस पे डिपेंड कर रहा है, देखें 4th पॉइंट, रेट ऑफ रिएक्शन इज प्रोपोर्शनल टू द नंबर ऑफ कोलिजन्स पर सेकेंड पर यूनिट वॉल्यूम बिटवीन द रिएक्टिंग स्पीशीज। और क्या है ये, दिस इज कोलिजन फ्रीक्वेंसी। रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड करता है कोलिजन फ्रीक्वेंसी पे, उनमें नंबर ऑफ कोलिजन्स ज्यादा होने चाहिए, ओके। एंड सेकंड, द फ्रैक्शन ऑफ इफेक्टिव कोलिजन्स,
राइट। इफेक्टिव कोलिजन्स की फ्रैक्शन भी ज्यादा होनी चाहिए। 100 में से कोलिजन थे 25, 200 में कितने हो जाएंगे 50, 300 में कितने हो जाएंगे 75। तो जितनी कोलिजन फ्रीक्वेंसी बढ़ती जाएगी इफेक्टिव कोलिजन्स भी बढ़ते जाएंगे। क्लियर? तो दीज वर मेन पॉइंट्स ऑफ कोलिजन थ्योरी। ओके, नाउ व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन रेट ऑफ रिएक्शन? बहुत शुरू में जब हमने फैक्टर्स पढ़े थे ना, वहां हमने लिखा था कि जो रेट ऑफ रिएक्शन है इट बिकम्स ऑलमोस्ट डबल विद जस्ट 10 डिग्री राइज इन टेम्परेचर। तो लेट्स फाइंड आउट इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन रेट ऑफ रिएक्शन। अब आप एक लाइन में नहीं लिखेंगे कि इंक्रीजेस विद इंक्रीज इन टेम्परेचर। क्यों होता है, अब थोड़ा डिटेल में बात करते हैं। ठीक है, देखिए, जैसे ही हमने टेम्परेचर बढ़ाया, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल्स क्या करेगी, इंक्रीज। टेम्परेचर इंक्रीज किया तो काइनेटिक एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल्स इंक्रीज कर जाएगी, है ना। जब आप लोग धूप में चल रहे होते हो, स्पेशली आजकल गर्मियों में, धीरे धीरे चलते हो या फास्ट चलते हो कि घर तक पहुंच जाए जल्दी से? फास्ट चलते हो, है ना। मान लो कोई कमरा है और आपको कहा गया है कि यू हैव टू वॉक बेयरफुट, आपको नंगे पांव चलना है, चप्पल उतार दीजिए। ओके, और कंडीशन ये है चलते रहिए, दीवार पे जाइए, हाथ लगाइए, वापस आइए, दूसरी दीवार पे हाथ लगाइए, चलते रहिए, मूवमेंट जारी रखो और जो आपकी नॉर्मल स्पीड है उससे चले रहिए। ओके, फिर क्या किया, कमरा इस तरीके से बना है दैट वी कैन रेज द टेम्परेचर। हमने फ्लोर का टेम्परेचर बढ़ाना शुरू कर दिया, नीचे हमने फर्नेस लगाई हुई है। आप क्या करेंगे, पैरों को जल्दी जल्दी उठाएंगे, स्पीड बढ़ जाएगी कि जमीन के साथ पैर कम से कम टच करें। इधर भी ऐसे ही होता है, एनर्जी जैसे ही हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाती है और मॉलिक्यूल और तेजी से भागना शुरू कर देते हैं। ओके, अब जब तेजी से चलेंगे काइनेटिक एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल्स इंक्रीज कर जाएगी, तो व्हाट अबाउट कोलिजन फ्रीक्वेंसी? कोलिजन फ्रीक्वेंसी विल ऑल्सो इंक्रीज, राइट। विद इंक्रीज इन टेम्परेचर collision frequency increases, number of collisions increases, मतलब collision frequency increases। ओके, दूसरी बात, जब collision frequency increase कर गई तो what about effective collisions? number of effective collisions that will also increase। collision frequency बढ़ने के साथ ये automatically increase कर जाएंगे because effective collisions are also a part of collisions। फ्रीक्वेंसी का ही पार्ट है। 100 बार टकराए, फ्रीक्वेंसी है 100 में से 75 ओरिएंटेशंस प्रॉपर नहीं थी तो वो इफेक्टिव कोलिजन्स नहीं थे, 25% वर इफेक्टिव कोलिजन। तो कोलिजन फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी तो उसके साथ साथ इफेक्टिव कोलिजन्स भी बढ़ जाएंगे। और आपको पता है इफेक्टिव कोलिजन्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर केमिकल रिएक्शन। एक्चुअली इन्हीं की वजह से केमिकल रिएक्शन होता है, ठीक है। दे एक्चुअली ब्रिंग अबाउट द केमिकल रिएक्शन। तो इस तरीके से जब टेम्परेचर बढ़ता है तो टेम्परेचर के बढ़ने पर एक तो कोलिजन्स इंक्रीज कर गए और कोलिजन्स के इंक्रीज करने के साथ साथ और क्या इंक्रीज किया, इफेक्टिव कोलिजन्स। वो ऑटोमेटिकली कोलिजन फ्रीक्वेंसी के इंक्रीज करने पे वो भी बढ़ गई। तो देयरफॉर जो टेम्परेचर है, टेम्परेचर के बढ़ने पर नंबर ऑफ कोलिजन्स बढ़ेंगे, इफेक्टिव कोलिजन्स बढ़ेंगे एंड रेट ऑफ रिएक्शन इट विल बिकम ऑलमोस्ट डबल। ठीक है, मैं थोड़ा सा आपको इसको एक्सप्लेन करती हूं। अब देखिए टेम्परेचर से किस तरीके से असर होता है। लेट्स सी, मैक्सवेल डिस्ट्रीब्यूशन लॉ की हेल्प से हम बात करते हैं। इस तरफ है एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल्स और इस तरफ हमने ले ली फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स, ठीक है।
इधर एनर्जी इंक्रीज कर रही है, इधर फ्रैक्शन. लेट इट बी 0, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70. कितने मॉलिक्यूल्स. ठीक है, तो मैं फर्स्ट टेम्परेचर की बात करूं, ये रहा कर्व. जब हम पहले टेम्परेचर के ऊपर इसको मेजर किया तो दिस वाज द कर्व. ठीक है, इस पीक को क्रॉस करके ये प्रोडक्ट बन रहा है, और प्रोडक्ट के लिए मेरे पास ये रहा एरिया. दिस इज ए, बी, सी एंड डी. क्लियर. तो एरिया ए बी सी डी एट T1, ये टेम्परेचर है T1. ओके, अब हमने टेम्परेचर बढ़ा दिया. ठीक, तो ये कर्व राइट को शिफ्ट हो जाता है. आपको मैक्सवेल डिस्ट्रीब्यूशन याद आ रहा होगा सबको. राइट को शिफ्ट हो गया. ठीक है, अब कर्व आ गया EF. अब जो कर्व आया एरिया BCEF, BCEF एट T1 प्लस T10. तो इसको मैं ले लूंगी एट T2. ठीक है, और जो T2 है इट इज ग्रेटर देन T1, हाई टेम्परेचर है. राइट. अब देखो बेटा, इधर एनर्जी, ध्यान से समझना इस चीज को. ये एनर्जी भी मैं ऐसे ले लेती हूं, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100. 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, सो. कितने मॉलिक्यूल्स हैं जिनकी एनर्जी जीरो है. देखो, जीरो. बहुत कम ऐसे मॉलिक्यूल्स होंगे, नियरली जीरो, कि जिसकी एनर्जी बिल्कुल ही जीरो है. लाइक आवर सोसाइटी, ऐसे लोग बहुत कम हैं कि जिनको 2 वक्त का खाना भी नहीं मिलता. ठीक है ना, ऐसा कोई भी नहीं है. तो जीरो. ओके, देयर आर, अब मैं पहले T1 की बात कर रही हूं. ओके, हाउ मेनी मॉलिक्यूल्स आर देयर जिनकी एनर्जी है 10. इसको थोड़ा बढ़ाऊं मैं, तो देयर आर 20 मॉलिक्यूल्स विद एनर्जी 10 एंड there are 10 molecules which are having energy 5. बहुत कम नंबर है जिनकी एनर्जी बहुत लो है. ओके, बढ़ते गए बढ़ते गए, यहां देखें ये पीक आ गई 45, और इसके कॉरस्पॉन्डिंग एनर्जी देखो 35. ठीक है, 35 है एनर्जी 45 के कॉरस्पॉन्डिंग. ओके, तो मैक्सिमम मॉलिक्यूल जिनकी एनर्जी हाईएस्ट है, एवरेज एनर्जी. ठीक है, हाईएस्ट एनर्जी क्या है इसमें 35, एवरेज नॉट हाईएस्ट, दिस इज एवरेज एनर्जी. तो वो कितने मॉलिक्यूल हैं 45. ठीक, मैं इधर साइड में कर लेती हूं. एवरेज एनर्जी 35, उसके मॉलिक्यूल है 45. ओके, और आगे बढ़ते हैं. कितने मॉलिक्यूल हैं जिनकी एनर्जी कितनी है 80. देखो एनर्जी 80. अब इसको मैं थोड़ा सा इधर को लेके आती हूं, इस कर्व को मैं इधर को लेके आ रही हूं 80 वाले को. तो इट इज नियरली 10. ओके, मैं इसको 11 लिख देती हूं. जिसकी एनर्जी है 80, एनर्जी है 80, मॉलिक्यूल कितने हैं 11. और जिसकी एनर्जी और बढ़ जाएगी 90, मॉलिक्यूल देखो यहां आ जाएंगे, उससे भी कम आ जाएंगे, बिलो 10. 90 वाले एनर्जी है 90, दैट इज लेस देन 11, लेस देन 10, और नियरली 8 या समथिंग 7 के करीब आएंगे. ठीक, मतलब मॉलिक्यूल्स विद वेरी लो एनर्जी वो भी कम, मॉलिक्यूल्स विद वेरी हाई एनर्जी वो भी क्या है कम. टाटा बिरला इंडिया में बहुत कम है, बहुत ज्यादा गरीब वो भी बहुत कम है, सबसे ज्यादा कौन है मिडिल क्लास. राइट, तो बहुत ज्यादा अमीर भी कम, बहुत ज्यादा गरीब भी कम, मिडिल क्लास ज्यादा है. उसी तरीके से मॉलिक्यूल्स विद वेरी हाई एनर्जी वो नंबर भी कम, मॉलिक्यूल्स विद वेरी लो एनर्जी वो नंबर भी कम. मैक्सिमम नंबर 45 मॉलिक्यूल्स ऐसे हैं जिनकी एनर्जी क्या थी एवरेज.
राइट। टेम्परेचर बढ़ा दिया, कर्व शिफ्ट हो गया। अब जरा देखना एवरेज एनर्जी कितनी आ गई। देखिए देखिए एवरेज एनर्जी कितनी आ गई, 50। तो एवरेज एनर्जी एट T1 35 एंड एवरेज एनर्जी एट T2 इट इज 50। तो मॉलिक्यूल्स हैविंग एवरेज एनर्जी बढ़ गई, टेम्परेचर बढ़ाया ना, एवरेज एनर्जी बढ़ गई। और एवरेज एनर्जी वाले मॉलिक्यूल दीज आर अगेन अबव 40, ज्यादा नहीं होंगे तो यहां पे आ रहे थे 45 और यहां पे आ रहे हैं लेट इट बी 42 और 43। तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स में फर्क नहीं आया, लेकिन उन मॉलिक्यूल्स की एनर्जी बढ़ गई, तो नेचुरली प्रोडक्ट भी क्या करेगा, बढ़ जाएगा। देखिए प्रोडक्ट इज ऑलमोस्ट डबल फोल्ड, रेट ऑफ रिएक्शन ऑलमोस्ट डबल्ड। इस वजह से टेम्परेचर बढ़ाने पर यह कर्व उधर को शिफ्ट हुआ तो एनर्जी बढ़ गई। मींस एवरेज एनर्जी, मॉलिक्यूल्स हैविंग एवरेज एनर्जी ऑलमोस्ट सेम, लेकिन एवरेज एनर्जी बढ़ गई क्योंकि टेम्परेचर दिया है ना, मॉलिक्यूल्स को एनर्जी ज्यादा मिल गई। तो इस तरीके से टेम्परेचर बढ़ाने पर रेट ऑफ रिएक्शन इट बिकम्स ऑलमोस्ट डबल। और जब हम इन दोनों की अगर हम रेशो ले लेते हैं, रेट कांस्टेंट रेट ऑफ रिएक्शन के साथ आता है ना, रेट कांस्टेंट एट T plus 10 डिग्री टेम्परेचर अपॉन रेट कांस्टेंट एट T, दोनों की जो रेशो है दिस इज कॉल्ड टेम्परेचर कॉफिशिएंट। टेम्परेचर कॉफिशिएंट, ये आपका 1 नंबर का क्वेश्चन। व्हाट इज टेम्परेचर कॉफिशिएंट? द रेशो ऑफ rate constant of reaction at two temperatures differing by 10 डिग्री। मैंने यहां सिर्फ मतलब T ही लिखा है, T plus 10। मैंने ये नहीं बोला कि टेम्परेचर 273 है, फिक्स नहीं किया है। कोई भी टेम्परेचर हो, 10 डिग्री का राइज दो, हाई टेम्परेचर पे रेट कांस्टेंट हमेशा ज्यादा होगा, लो टेम्परेचर पे कम होगा। तो कोई भी दो रेट कांस्टेंट विच आर डिफरिंग बाय 10 डिग्रीज, उनकी रेशो जो है दैट इज कॉल्ड टेम्परेचर कॉफिशिएंट। तो इस तरीके से टेम्परेचर बढ़ाने पर एक तो कोलिजन फ्रीक्वेंसी बढ़ गई, और कोलिजन फ्रीक्वेंसी के बढ़ने के साथ साथ इफेक्टिव कोलिजन्स भी बढ़ गए। तो टेम्परेचर का जब क्वेश्चन आता है कि व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर, तो आपको सिर्फ एक लाइन नहीं लिखनी है। अगर क्वेश्चन 2 नंबर का है, आपको दोनों चीजों के बारे में बताना पड़ेगा कि कोलिजन फ्रीक्वेंसी भी बढ़ेगी क्योंकि एनर्जी बढ़ गई, ठीक। और इसको अगर आप बना के दिखा देते हैं ग्राफ को, तो इट विल बी मच मच बेटर फॉर अंडरस्टैंडिंग पर्पस कि ये 2 फोल्ड क्यों आया। तो यहां आप देख सकते हैं कि जो एरिया है, एरिया एट T2, और वो क्या है BCEF is greater than area at T plus 10 डिग्री। और मैं लिखूं, चलो T plus 10 ही लिख देते हैं, T2 is equal to T plus 10 डिग्री, that is ABCD, it is almost double। ठीक है, तो जिनको स्क्रीनशॉट लेना है आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं भी कैप्चर कर लिया, ठीक है। तो ये था कोलिजन थ्योरी, और उसके अंदर हमने बात की इफेक्टिव कोलिजन्स की और कोलिजन फ्रीक्वेंसी की, एंड देयर आफ्टर वी लर्नड अबाउट इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर, राइट। नेक्स्ट हम बात करेंगे अर्हेनियस इक्वेशन के बारे में।